राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है घमंडी अफसर बहू। आज अंतिमा के घर पार्टी चल रही थी। ऐसा अक्सर होता रहता था। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें उसके ऑफिस के स्टाफ और शहर के बहुत सारे समृद्ध सेठ और बड़े लोग भी थे। पार्टी बहुत भव्य थी। सभी लोग अंतिमा की तारीफ कर रहे थे। एक आदमी बोला, मान गए अंतिमा मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने। तभी एक औरत बोली, अरे शर्मा जी, अंतिमा जी की पार्टी ऐसी ही होती है। लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब अपनी तारीफ के घमंड में चूर अंतिमा सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी उसकी नजर अपनी सास मीना देवी पर गई, जो दूर कोने में बैठे उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर अंतिमा का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्लाकर बोली, अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना, और बाहर आए भी तो इस घटिया साड़ी में। अरे आपकी इज्जत दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं है ना। देखिए ये बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चली जाइए। मेरी छाती पर दाल मत दरिए। शराब के नशे में अंतिमा ने मीना देवी को खूब खरी खोटी सुनाई। मीना देवी चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती रहीं और आंसू बहाती रहीं। मीना देवी समय भी ऐसा रंग दिखाएगा पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, वो तो आता ही है नाश को लेकर। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। जब घमंड रावण का नहीं चला तो। ये सोचते हुए वो पुराने दिनों में खो गई। बीते हुए समय में घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। सड़कों पर मरघट से सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट ऑफ थी और लोग गहरी नींद के आगोश में थे। लेकिन जगतपुर के उस छोटी सी कुटिया से रोशनी बाहर आ रही थी। 60 साल की मीना मशीन पर बैठे कपड़े सी रही थी। मीना, अभी भी काफी कुछ काम बाकी है। कल दोपहर तक मुझे यह सूट किसी भी हालत में पायल मेम साहब को देना है। मीना की बूढ़ी आंखों में नींद थी। उसके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उस पर ज्यादा हावी होने लगी तो वो उठ कर गई और अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने लगी। यह देखकर उसकी बहू अंतिमा, जो मीना के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, माँ जी आप थोड़ी देर आराम कर लेती, मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। मीना बोली, अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे यह काम कल का खत्म करना ही है। देख तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नजदीक है ना। तेरी तैयारी तो सही से हो रही है ना। अंतिमा बोली, हाँ माँ जी, तैयारी तो हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसे आता है। वैसे भी मैंने तय कर लिया है। मीना जी बोली, क्या तय कर लिया है? यही कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर मीना ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखी और कहा, बहू ऐसा भूल कर भी मत कहना। क्यों नहीं होगा तेरा? क्यों नहीं होगी तू परीक्षा पास? जरूर करेगी। अरे इतनी मेहनत करती है तू। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मीना अपनी बहू अंतिमा को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। 1 साल पहले की बात है। अंतिमा अपने पति अमर और सास मीना के साथ एक रिश्तेदार की शादी में ट्रेन से जा रही थी। अंतिमा, अगर सही समय पर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो भारी मुसीबत हो जाती। तभी मीना जी बोली, बहू वो लिट्टी रखी थी ना तूने? हाँ माँ जी, रख ली थी। ट्रेन अपनी गति से चले जा रही थी। उनको शादी में बनारस जाना था, लेकिन बनारस पहुंचने के 1 घंटे पहले ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। अमर भी काल के समंदर में समा गया। मीना जी और अंतिमा भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। लेकिन अंतिमा और मीना जी को इस दुर्घटना ने एक ऐसा जख्म दिया था
जिसका दर्द वो ताउम्र नहीं भूल सकते थे। अंतिमा, अरे कई लोग मर गए तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया भगवान आपने, क्यों? अमर के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मीना जी बोली, हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होनी का लिखा कौन मिटा सकता है। अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने मीना जी को तोड़ कर रख दिया था। अंतिमा को भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। मीना जी, बहू पता है जीवन का सत्य क्या है, यह रुकता ही नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही। अंतिमा बोली, लेकिन माँ जी कैसे चलेंगे, सहारा तो चला गया, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। बहू, अमर का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहाँ भी है अगर हमें दुख में देखेगा तो क्या वो खुश रह पाएगा? हमें उसके लिए जीना होगा। अंतिमा बोली, लेकिन माँ जी यह सब कैसे होगा? अमर की कमाई से ही तो घर चलता था, अब कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे चलेगा घर का चूल्हा? कैसे किराया दिया जाएगा? और कैसे सारी चीजें संभलेंगी? मीना बोली, बहू शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, तू पढ़, खूब पढ़ और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहाँ तक बात रही घर को संभालने की तो वो मैं संभाल लूंगी। अमर के पिता तो जब अमर 5 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सिलाई का काम शुरू किया और उसी से ही तो उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूंगी, इस बार अपनी बहू के लिए। उनकी बात को सुनकर अंतिमा ने कहा, माँ क्या ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी? नहीं नहीं, सिलाई कढ़ाई कर लिया करूंगी, मैं संभाल लूंगी घर। मीना जी बोली, नहीं बहू, अरे मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपना दोनों का ध्यान रख सकती हूँ, बस तुम मन लगाकर पढ़, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। मीना जी सिलाई का काम करने लगी और अंतिमा ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें और घर का खर्च सब चलाना था, कुछ मीना के कंधों पर था, इसलिए वो खूब मेहनत करने लगी। धीरे धीरे मीना की मेहनत और अंतिमा की लगन के कारण उसने एमकॉम की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। अंतिमा बोली, यह सब आपका आशीर्वाद है माँ जी, नहीं तो मैं हिम्मत हार चुकी थी। मीना बोली, अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने रंग दिखाया है। अंतिमा बोली, माँ जी कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद अंतिमा नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन रुक जाता। एक बार तो वो बैंक के इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ। इसलिए अंतिमा थोड़ी परेशान और हताश सी हो गई थी और वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे आते थे। मीना जी बोली, जब मैं हूँ तो फिर चिंता किस बात की है बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जिसने छोड़ा मंजिल खुद ब खुद उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। आखिरकार मीना जी के विश्वास और अंतिमा की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिल गया। अंतिमा का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। उस दिन तो मीना जी अंतिमा को पकड़कर इतना रोई कि अंतिमा को कहना पड़ा, माँ जी अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया, फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? मीना जी बोली, ये आंसू जमा थे बहू, बहुत दिनों से, ये सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना तो फिर ये आंखें के पोरों का बांध तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ऐसा लगता है कि मीना जी और अंतिमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जिंदगी एक और अध्याय लेकर मीना जी के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उसने दिन रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें फूट फूट कर भर गया था। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती, काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उनका काम पर रौब जमाती। एक दिन की बात है,
अंतिमा ऑफिस में बैठी है और वो किसी औरत को डांट रही है। अरे दिमाग खा गई हो तुम तो मेरा, दूर हटो मुझसे, गाने कहाँ से चले आते हैं। औरत बोली, आप गुस्सा क्यों होती हैं मैम, मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, वो भी नए मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ, अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा बस दुर्घटना में मारा गया, वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूंगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए, मैं कहाँ से दूंगी पैसे, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहाँ खड़ी थी वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने यह दृश्य देखकर अंतिमा अपने पिछले दिनों में पहुंच गई। उसे अपनी सास मीना जी का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। उसे उनकी तपस्या याद आने लगी। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल आया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब माँ जी के कारण हूँ, और जब मुझे सब मिल गया तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया, जरूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं, क्यों? मुझसे गलती हुई है, भारी गलती, मुझे यह गलती सुधारनी है। अंतिमा ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी। अंतिमा बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे सब कुछ तो आपका दिया है, आपके चलते लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं यह भूल कर खुद ही को ही कुछ समझने लगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अंतिमा अपनी सास मीना देवी के पांव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन मीना जी तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। अंतिमा को जब अपनी सास के गुजरने का पता लगा तो रो रो कर उसका हाल बेहाल हो गया। वो बार बार खुद को कोसने लगी, मैं कितनी स्वार्थी हूँ जो भगवान जैसी सास को छोड़कर अलग रहने लगी थी। लेकिन अब क्या होता जब वह है ही नहीं। हालांकि अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई है, घमंड से दूर रहने की सीख, और उस दिन के बाद से वो सभी से अच्छे से पेश आने लगी। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।